अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। थैंक यू सो मच, आपने लास्ट मेरे एमसीक्यू पे जिसने भी मुझे कमेंट किए, बहुत मुझे खुशी हुई, बहुत इंकरेजमेंट मिलती है मुझे, फिर मेरा दिल चाहता है कि मैं आपके लिए और एमसीक्यूज़ करती रहूँ। तो प्लीज़ इसी तरह मुझे कमेंट ज़रूर किया करें, ठीक है। अच्छा, आज लास्ट टाइम हमने एमसीक्यू 76 कर लिया था, तो ये मैंने एमसीक्यू 79 चूज़ किया है आपके लिए, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन से, जो है मार्च 26 2024 का, ठीक है। तो इसमें उन्होंने पूछा है कि अ प्रीवियसली हेल्दी 15-year-old गर्ल प्रेजेंट्स टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद अ 3-day हिस्ट्री ऑफ शार्प लेफ्ट साइडेड नॉन रेडिएटिंग चेस्ट पेन that worsens with inspiration and lying down and improves with sitting up and leaning forward. The patient also reports difficulty breathing and catching the breath. She recently traveled by air from San Francisco to New York and developed flu-like symptoms, fever, rhinorrhea, and cough around that time. She is up to date on her vaccines, including COVID-19 vaccination, having received her 3rd dose 2 months ago. Testing for SARS-CoV-2 is negative. Physical examination reveals a heart rate of 116 beats per minute, a blood pressure of 120 by 70 millimeter of mercury, a respiratory rate of 18 breaths per minute, and her oxygen saturation of 98%, while the patient breathes ambient air. Her breath sounds are difficult to auscultate because her pain is causing her to take shallow breaths. She has a normal first heart sound, a split second heart sound, a 2/6 vibratory systolic murmur heard at the left mid-sternal border, and a rub. Her chest pain is not reproducible with palpation over costochondral junction. She has no hepatomegaly or peripheral edema. ठीक है। अब एक दफ़ा इसको फिर से हम देख लेते हैं कि प्रीवियसली हेल्दी एक 15 साल की लड़की है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आई है, 3 डे ऑफ पेन की, चेस्ट पेन, लेफ़्ट साइडेड, शार्प पेन है जो उसको 3 दिन से हो रहा है और वो इंक्रीज़ हो जाता है जब वो इंस्पिरेशन करती है और जो है इम्प्रूव जब लेटती है या इंस्पिरेट करती है तो इम्प्रूव हो जाता है। और इम्प्रूव कैसे होता है? सिटिंग, जब वो बैठ जाती है और आगे को लीन फॉरवर्ड करे तो वो ठीक हो जाता है, ठीक है, बेहतर हो जाता है। अब पेशेंट जो है वो उसको डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग इस वजह से हो रही है और वो रिसेंटली एयर ट्रैवल किया था उसने, उस वक्त उसको फ्लू लाइक सिम्टम्स थे, यानी कि बुखार हुआ था, राइनोरिया था और कॉफ हुई थी, और उसकी वैक्सीन्स अप टू डेट हैं और कोविड-19 की 3rd डोज उसने 2 महीने पहले लगवाई है। SARS-CoV-2 अभी नेगेटिव है। उसके एग्जामिनेशन में हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, टैकीकार्डिया हुआ है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल है, ऑक्सीजन सैचुरेशन 98 है, वो भी नॉर्मल है। ब्रेथ साउंड्स जो हैं वो बहुत डिफ़िकल्टी है ऑस्कल्टेट करने में, क्योंकि उसको शैलो ब्रेथ्स वो ले रही है ताकि उसको दर्द इतना नहीं हो। शी हैज़ अ नॉर्मल फर्स्ट हार्ट साउंड, स्प्लिट सेकेंड हार्ट साउंड है, 2/6 वाइब्रेटरी सिस्टोलिक मर्मर है, हर्ड एट द लेफ्ट मिड स्टर्नल बॉर्डर, और एक रब भी सुनाई दे रहा है, ठीक है। चेस्ट पेन जो है वो पैल्पेट करके देख लिया है कि वो रिप्रोड्यूसिबल नहीं है, यानी कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शंस जो है ना वो नॉन टेंडर हैं, ठीक है। तो वो मतलब ऐसा कोस्टोकॉन्ड्राइटिस वाला पेन नहीं है, कोई हिपैटोमेगैली, पेरिफेरल एडिमा वगैरह नहीं है। चेस्ट उसका रेडियोग्राफ करवाया वो नॉर्मल है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है ना वो आप देख लें, ये है, ठीक है, देखा ये आपने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कितना अब नॉर्मल है। अच्छा, अब तो सवाल पूछ रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टू इनिशिएट इन दिस पेशेंट। ए उन्होंने ऑप्शन दिया है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बी एंटीकोगुलेंट, सी नाइट्रोग्लिसरीन, डी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, और ई है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। सही है, तो इसमें से कौन सा होगा? अब जो ये इसकी पिक्चर बन रही है ना, तो पिक्चर क्या बन रही है, मतलब 15 साल की लड़की है जो बिल्कुल नॉर्मल थी, उसको फ्लू लाइक सिम्टम्स हुए थे, उसने एयर ट्रैवल जब किया था, उसके बाद उसको अब 3 दिन से चेस्ट पेन हो रहा है, जो ब्रीदिंग जब वो करती है या लेट जाती है तो ज़्यादा हो जाते हो, मतलब ये कि और कम कैसे होता है जब वो उठ के बैठती है फॉरवर्ड, तो वो कम हो जाता है, ठीक है। और सांस लेने में भी दर्द हो रहा है उसको, इंस्पिरेशन में दर्द हो रहा है, सही।
और फ्लू लाइक सिम्टम्स थे, तो क्या डायग्नोसिस बन रही है, मतलब पेरिकार्डाइटिस की बन रही है। जो आपने पीछे भी देखा कि जो ये इसके इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है ना, इसमें डिफ्यूज़ एसटी सेगमेंट चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। यानी 3 में भी देखें हैं, और लीड 3 में है, V1 में है, 4 में है, लीड 2, V5, V1, सारी चेस्ट लीड में भी हैं, ठीक है। तो ज़ाहिरी बात है, एक तो इसकी आप ये देखें कि डिफ्यूज़ इसको एसटी सेगमेंट चेंजेस हैं, ऐसी नहीं है कि किसी स्पेसिफिक एरिया ऑफ मायोकार्डियम को, एंडोकार्डियम को ये वो कर रहे हो, ठीक है। तो इसका अगर इस तरह से हम देखेंगे, इसको जो पिक्चर बन रही है, पेरिकार्डियल रब भी सुनाई दे रहा है, ठीक है। और जो है इसको इंस्पिरेशन में इसको दर्द है चेस्ट में, और डिफ्यूज़ एसटी सेगमेंट चेंजेस हैं, एलिवेशन हुई भी है एसटी सेगमेंट की इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में। तो ये कंसिस्टेंट है एक्यूट पेरिकार्डाइटिस से। मोस्ट लाइकली वायरल होता है, और वायरल इन्फेक्शन जैसे इसको हुआ तो कौन कौन से वायरस से हो सकता है जैसे पेरिकार्डाइटिस हो जाए। एक तो है एडिनो वायरस, फिर इको वायरस, कॉक्साकी ए एंड बी वायरस। इनसे ज़्यादातर जब होता है ना तो पेरिकार्डाइटिस इनसे हो जाता है, ठीक है। तो इसको मोस्ट प्रॉब्ली जो इसको फ्लू लाइक इलनेस हुई थी उसमें इसको वायरल इन्फेक्शन की वजह से इसको पेरिकार्डाइटिस हो गया, ठीक है। अच्छा, टिपिकली जो है पेशेंट प्रेजेंट होता है चेस्ट पेन के साथ, जो शार्प होता है, प्लूरिटिक होता है। प्लूरिटिक शार्प चेस्ट पेन से क्या मतलब है, मतलब ये कि इंस्पिरेशन से वो बढ़ जाता है या कॉफिंग से वो बढ़ जाता है, और अगर लीन फॉरवर्ड करें, बैठ जाएं तो कम हो जाता है, ठीक है। क्यों लीन फॉरवर्ड करें या सिट अप, अगर सिटिंग पोजीशन में पेशेंट आ जाए तो क्यों कम हो जाता है, इसलिए कि प्रेशर कम हो जाता है इन्फ्लेम पेरिकार्डियम में इस पोजीशन में, तो दर्द बेहतर हो जाता है। और एक पेरिकार्डियल रब सुनाई देता है, वो स्क्रैचिंग साउंड होता है अगर आप ऑस्कल्टेट करें तो। चूँकि 2 लेयर हैं पेरिकार्डियम की, डबल वॉल्ड लेयर है, तो जब इन्फ्लेम्ड हो जाती है तो वो एक दूसरे से जो रगड़ खाते हैं ना, उसकी वजह से फ्रिक्शन जो होती है उसकी वजह से आपको पेरिकार्डियल रब सुनाई देता है, ठीक है। ऑडिबल साउंड है जिसको पेरिकार्डियल रब कहते हैं। और कभी कभार क्या होता है कि जो इन्फ्लेमेशन है ना उसकी वजह से फ्लूइड भी एक्यूमुलेट हो सकता है, और पेरिकार्डियल इफ्यूजन भी हो सकता है। तो उस सब में नहीं होता ये, लेकिन अगर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाए, ज़्यादा हो जाए, पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन हो जाए, तो बिग कार्डियक स्लाउट आपको बड़ा मिल सकता है चेस्ट एक्सरे में, ठीक है। लेकिन इसमें इन्होंने बताया कि नॉर्मल है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अब अगर किसी को पेरिकार्डाइटिस हो और उसमें फ्लूइड ज़्यादा जमा हो जाए और पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो जाए, तो फिर कार्डियक टेम्पोनाट का भी ख़तरा होता है, जिसमें आप किस तरह से सस्पेक्ट करेंगे। आप उसको टैकीकार्डिया होगा, चेस्ट पेन होगा प्लूरिटिक पेशेंट को, और उसको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होगी, तो पल्सस पैराडॉक्सस देखना चाहिए, हाइपोटेंशन को वॉच करना चाहिए, और जुगुलर वीनस डिस्टेंशन को, ठीक है। और पेरिकार्डियल इफ्यूजन जब लार्ज होता है ना तो फिर ये पेरिकार्डियल रब अब सुनाई नहीं देता, ठीक है। तो पेशेंट्स में जिनको पेरिकार्डाइटिस हो तो उसमें आपको इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना होता है। पल्सस पैराडॉक्सस तो नहीं हो रही, हाइपोटेंशन तो नहीं हो रहा, टैकीकार्डिया ज़्यादा तो नहीं हो रहा, जुगुलर वीनस डिस्टेंशन जो तो नहीं है, कि कार्डियक टेम्पोनाट तो नहीं होने लगा उसको, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है वो असिस्ट करता है डायग्नोसिस में इस तरह कि उसमें डिफ्यूज़ एसटी सेगमेंट एलिवेशन आती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब पेशेंट में आए। वो डिपेंड करता है कि पेशेंट कितने शुरू में आ गया था और उस वक्त उसकी आपने ईसीजी करा के देख ली थी, तो ये नहीं भी हो सकता है, सही है। अगर बाद में आए पेशेंट तो हो सकता है ये गायब हो चुकी हूँ। तो इसकी सबसे जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है ना अप्रोप्रिएट, वो है नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एनसेड्स हैं, ठीक है। और एनसेड में जो है वो टिपिकली 1 to 2 वीक्स तक दिया जाता है, और फिर ये सारे सिम्टम्स रिजॉल्व हो जाते हैं। और उसमें आप क्या क्या दे सकते हैं एनसेड्स में, आइबोप्रोफेन दे सकते हैं, एस्प्रिन दे सकते हैं, और इंडोमिथासिन। वैसे मैंने देखा कि इंडोमिथासिन जो है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है, लेकिन इसमें इन्होंने बताया कि इसमें कोई ना सुपीरियर है ना इन्फीरियर है, जो भी आप देंगे उससे 1 से 2 हफ्ते तक सिम्टम रिजॉल्व हो जाएंगे, आप बंद करते हैं, ठीक है।
कोई ऐसी चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, पीछे हम देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या ऑप्शंस दिए थे। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है ना वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है पेरिकार्डाइटिस और पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन में। पेरिकार्डाइटिस और मायोकार्डाइटिस में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। हालांकि हार्ट रेट लो करता है, तो हार्ट रेट लो करने की ज़रूरत होती है पेरिकार्डाइटिस में, लेकिन ये नहीं दिया जाता। क्यों? इसलिए कि ये कैल्शियम मतलब कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को जो है ना, मसल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को अफेक्ट करता है बाय अफेक्टिंग ऑन द कैल्शियम ग्रेडियंट ऑन द मायोसाइट्स। ठीक है, तो ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। कभी भी मायोकार्डाइटिस और पेरिकार्डाइटिस में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नहीं देना चाहिए। एक उन्होंने लिखा है क्या, एंटीकोगुलेंट, मतलब सही जवाब इसका डी है, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। बी इन्होंने एंटीकोगुलेंट का है। एंटीकोगुलेंट हम कब देते हैं? चेस्ट पेन देखें इस तरह का लेफ्ट साइडेड जैसे इसको हो रहा है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी भी हो रही है, टैकीकार्डिया भी हो रहा है, तो कभी पल्मोनरी एम्बोलिज्म में भी इस तरह का, मतलब अगर चेस्ट पेन हो तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म अगर हो तो फिर हम एंटीकोगुलेट करते हैं। ठीक है, लेकिन पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्यों नहीं है इसको, कि इसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म का भी जो चेस्ट पेन होता है ना वो पोजीशन से नहीं बदलता। ठीक है, जैसे इसको लाइंग डाउन में ज़्यादा हो रहा है, ब्रीदिंग में ज़्यादा हो रहा है, आगे बैठने से कम हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता इसमें। ठीक है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में। दूसरे क्या है कि उसको कभी भी पेरिकार्डियल रब जो आपको स्क्रैचिंग साउंड सुनाई दे रहा है वो भी नहीं सुनाई देता। ठीक है, तो ये अनलाइकली डायग्नोसिस है, इसलिए एंटीकोगुलेंट नहीं देंगे। नाइट्रोग्लिसरीन जो है हम मायोकार्डियल इस्कीमिया में देते हैं। अब पेशेंट की एज देखें 15 ईयर्स है, वेरी अनलाइकली। दूसरे अगर आपने उसमें देखा कि एसटी एलिवेशन आ रही है, तो एसटी एलिवेशन आप देखें कि वो डिफ्यूज़ आ रही है, हर लीड पे ही वो आ रही है। ठीक है, तो वो पेरिकार्डाइटिस को डिपिक्ट कर रही है। जबकि अगर मायोकार्डियल इन्फाक्शन होता है, एक तो एज की वजह से इसको नहीं है, अगर होता तो वो स्पेसिफिक लीड में, जैसे इन्फीरियर वॉल पे हो रहा है, मायोकार्डियल वॉल पे हो रहा है, इन्फाक्शन हो रहा है, तो लीड 2, 3 और एवीएफ में होता, और रेसिप्रोकल चेंजेस होते हैं उसमें। ठीक है, तो सारी की सारी डिफ्यूज़ लीड्स में तो नहीं होता है। सही है, तो नाइट्रोग्लिसरीन उसका इलाज है ना, यानी कि इस्कीमिया का इलाज है ना, तो नाइट्रोग्लिसरीन गलत हो गया। नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग ये आप दे देंगे। फिर एक होता है कभी कभार ना कोल्किसीन भी दिया जाता है। कोल्किसीन उस वक्त दिया जाता है जब रिकरेंट हो जाए। अगर रिकरेंट पेरिकार्डाइटिस किसी को हो रहा हो तो कोल्किसीन जो है नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के साथ दिया जाता है, लेकिन उस वक्त देंगे जब रिकरेंट हो। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है ना उस वक्त देते हैं सिर्फ जब नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग की कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन हो, जैसे रीनल इंसफिशिएंसी हो, नहीं दे सकते तो उसमें आप ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दे सकते हैं। लेकिन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का एक बहुत बड़ा जो वो है ड्रॉबैक या उसका नुकसान वो ये है कि ये क्या करता है, जो वायरसेस हैं ना उनकी ये रेप्लिकेशन को एक तो इंक्रीज़ कर देता है, दूसरे इसकी वजह से बार बार हो सकता है पेरिकार्डाइटिस। ठीक है, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जब भी दिया जाता है रिकरेंट हो जाती है पेरिकार्डाइटिस की, क्योंकि रेप्लिकेशन कर देता है ये वायरस की। ठीक है, तो कभी भी फर्स्ट यानी कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ये हरगिज़ भी नहीं है। ठीक है, अच्छा इसमें क्या था, सब कुछ मैंने बता दिया आपको। हाँ, वायरल रेप्लिकेशन करता है और रिकरेंस हो सकता है, तो इसलिए नहीं दिया जाता। और सिर्फ मतलब ऐसे पेशेंट में, मतलब अगर कॉन्ट्राइंडिकेशन हो एनसेड की तो फिर आप देते हैं, लेकिन फिर उसमें यही होता है कि इंक्रीज रिस्क होगा रिकरेंस ऑफ पेरिकार्डाइटिस का, तो ये कभी भी नहीं देना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज अब जैसे मतलब इसमें पेशेंट में टैकीकार्डिया होता है ना, तो बीटा ब्लॉकेट हेल्प तो करता है कि पेरिकार्डाइटिस में टैकीकार्डिया लोअर कर दे हार्ट रेट को और उससे बेहतर हो जाए, लेकिन कभी भी ये फर्स्ट
लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं होता है, ना बीटा ब्लॉकेट। और दूसरे मैंने आपको बता दिया कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स तो बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं, सही है, क्योंकि कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को अफेक्ट करेंगे, जो कैल्शियम का ग्रेडियंट है मायोसाइट में उसको इफेक्ट करने की वजह से, तो वो नहीं दिया जाता। एंटीकोगुलेशन का मैंने बता दिया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है, तो ये हो गया। और आई थिंक ये बहुत ही अच्छा केस है और बहुत कॉमन होता है अक्सर। जो ये मेरे पास यंगस्टर्स जैसे कुछ दिन पहले 10-15 दिन पहले जो है वो फ्लू लाइक सिम्टम्स हुए और फिर उसके बाद चेस्ट पेन हो रहा है। 15-16-17 साल के बच्चों को मैंने देखा है किस तरह से हो रहा होता है। और बहुत अच्छा है कि आप इंडोमिथासेन अगर दे दें उनको, अगर नहीं भी आ रहा है, मतलब ये कि वो इतनी देर बाद आया आपके पास कि उसको ईसीजी में कोई चेंज नहीं आ रहा, तब भी जो है अगर पेरिकार्डियल रब आपको आ रहा है या उसका जो पेन है उससे आप डिस्टिंग्विश कर लें कि वो पोजीशन के साथ चेंज हो रहा है, बैठ रहे हैं तो बेहतर हो रहा है, ब्रीथ कर रहे हैं, इंस्पिरेशन कर रहे हैं तो ज़्यादा हो रहा है, तो आप ना नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, मैं तो इंडोमिथासिन ही देती हूँ, इंडोबिड के नाम से कैप्सूल आता है 50 मिलीग्राम का, 1 BD फॉर 1 वीक और 2 वीक्स आप दे सकते हैं, तो उससे बिल्कुल ठीक हो जाता है, ठीक है। तो ये सिर्फ इसलिए था कि आप ना ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएं, सही है। तो इसमें मतलब चेस्ट पेन किस में कैसा हो रहा है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में कैसा होता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में कैसा होता है, पेरिकार्डाइटिस में कैसा होता है, क्या उसके डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं और क्या ड्रग जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं, सही है। तो आई होप कि इससे आपको कुछ मदद मिली होगी। और मैं जो हूँ ना फिर आपको क्या मैं बताने लगी थी आपको अगर कोई आपको ना कोई भी और टॉपिक में जैसे लॉन्ग केस है कुछ आपको है तो मुझे आप बता दें, या कोई और चीज़ मैं आपके लिए कर लूँ। वैसे तो मैं ये फिर निकाल के आपको बताती ही रहती हूँ जो मुझे अच्छे लगते हो कॉमन, ठीक है। और पेशेंट भी एक मेरे पास आईसीयू में एडमिट है अभी, तो मैं सोची थी उसका केस आपको मैं बताऊंगी किस तरह से वो आई और क्या था उसको, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम कर लेंगे। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। ओके, खुदा हाफिज़।